m1 वैट के लिए L2m1 -3, देन चार्ज पोटेंशियल किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशन जो है हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो हमारा जो नेचर है उसमें जैसे हर कुछ बना है, किससे बना है? मैटर से। मैटर में कौन होता है? एटम्स। एटम में कौन है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन। गायत्री, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव बट कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव, कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। न्यूट्रॉन का मास मतलब सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन। तो उसी तरह से हमने देखा था कि नेचर में जो है बेसिकली 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, जिसमें से फर्स्ट वन क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब जिस बॉडी के पास मास होगा वो बॉडी दूसरे बॉडी के पास, जिसके पास मास है उसके साथ इंटरेक्ट करेगी। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये कब एक्ट होगा? अगर बॉडी के पास चार्ज होगा तो। बॉडी रेस्ट में तो सिर्फ इलेक्ट्रिक, एंड अगर बॉडी मोशन में तो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक भी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ऐसे कंप्लीट फोर्स बनेगा, ठीक है। थर्ड वन, अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पे होता है? क्या काम है इसका? न्यूक्लियस को बाइंड करके रखने का। वेरी गुड, ठीक है। एंड उसके बाद में आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसका बैच होता है रेडियो एक्टिविटी में बस बीटा डीके होता है। तो बीटा डीके मतलब इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इमिशन को कंट्रोल करने के लिए कौन होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वर्ल्ड का, यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड सबसे वीकेस्ट कौन है? उसके बाद में हमने जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में डिस्कशन शुरू किया था तो उसमें हमें आइंस्टाइन का इक्वेशन मिला था, दैट वाज E = m/c²। एंड इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आइंस्टाइन ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था? कि मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इन जनरल मैटर इन द गिवन बॉडी। बॉडी में मैटर का कंटेंट मतलब मास। है इनकी डिस्कवरी कर दी। एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब सुना है? क्या होता है एटम बॉम्ब? मतलब सुना है बस, ठीक है। क्या होता है एटम बॉम्ब? मतलब ले मोटा बॉम्ब असतो, डेंजर बॉम्ब असते ना। क्या होता है एटम बॉम्ब? अभी हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन के ऊपर से बना वो हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम से बना वो एटम बॉम्ब, ठीक है। देखो कंडीशन क्या होती है, देखो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कनेक्ट करेंगे कंसेप्ट के साथ। E = mc², ये ने बोल दिया था। एंड इसके बाद में जो है आइंस्टाइन को जर्मनी से भागना पड़ा था और आइंस्टाइन का ने E = mc² इस इक्वेशन से रिलेटेड जो वर्क था वो भाग गया था। क्यों भाग गया था? थोड़ा सा हिस्टोरिकल आपको मालूम होगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर किसकी वजह से हुआ था? अर्थ की वजह से, एडोल्फ हिटलर की वजह से, ठीक है। तो हिटलर जो था वो जेविज्म के एकदम अगेंस्ट था। अब जेविज्म मतलब जैसे हिंदुइज्म है ना, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, वैसे जू होता है। जू एक रिलीजन है, धर्म है, ठीक है। तो ये जो जू था, जेविज्म था, इनके अगेंस्ट हिटलर था। इसलिए उसने क्या किया था? सारे जू को भगाने के लिए, मारने के लिए बहुत कुछ किया था। उसमें एक नंबर आइंस्टाइन का लग गया था, इसलिए आइंस्टाइन वहां से भाग के यूएस में सेटल हो गया था। लेकिन सेम इक्वेशन इसने जो बोला था, बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा वर्क चल रहा था कि E = mc², इसको अप्लाई करके हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड सबसे पहले दो लोग आते हैं, एक होता है ऑटो हन एंड दूसरा स्ट्रासमन. अरे कस काय माहिती आहे सांगितलं होतं का. ऑटो हन अँड स्ट्रासमन
दो लोग मतलब दो साइंटिस्ट। वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो उसको स्टार्ट करने के लिए ये दो भी रिस्पॉन्सिबल थे, बट हिस्ट्री में इनके नेम्स नहीं मिलते। जब हम फिजिक्स के व्यू से इनको डिस्कस करते हैं तब हमें एक्चुअल समझ में आता है कि हिटलर ने जो सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू किया था उसका रीजन यही था कि ये ऑटो हान एंड स्ट्रासमन, इन्होंने सबसे पहले जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, इस रिएक्शन को एग्जीक्यूट किया था। कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड इस न्यूक्लियर फ्यूजन के मैकेनिज्म के ऊपर जो वर्क करने वाला डिवाइस है उसी को हम एटम बॉम्ब ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बॉम्ब। ठीक है, थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। जास्त मनावर घेऊ नको, आपल्याला काही बनवायचे नाही। कौन सी हिस्ट्री देखते हैं? वार्सा, पोलैंड, सबसे पहले अटैक वही किया था ना हिटलर ने, तो उसने अटैक किया था बना सकते हैं। मतलब जब हिटलर को पूरी तरह से आइडिया आ गया कि अभी एटम बॉम्ब हमारे पास होगा, हम एटम बॉम्ब बना सकते हैं, तब जाके उसने क्या किया था? सेकंड वर्ल्ड वॉर को स्टार्ट किया था। अपन म्हणून त्याची अनाउंसमेंट केली होती। फिजिक्स से रिलेटेड जो इन्वेंशन है वो हमारी लाइफ को कैसे चेंज करते हैं उसका ये बेस्ट एग्जांपल था। आइंस्टाइन ने अच्छे पर्पस के लिए एक्सप्लेन किया था कि अगर हम मास को डिस्ट्रक्ट करते हैं तो डिस्ट्रक्शन से क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, क्रिएट होती है, प्रोड्यूस होती है। जैसे अल्फ्रेड नोबेल का भी आपको एग्जाम्पल मालूम होगा। नोबेल प्राइज होते हैं, नोबेल प्राइज क्या होता है? नोबेल प्राइज मतलब खूप मोठं प्राइज असतं, है की नाही? ज्याला मिळालं तो वर्ल्ड फेमस होतो नोबेल प्राइज। तो ये जिसके नेम के ऊपर दिए जाते वो है अल्फ्रेड नोबेल। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसने सबसे पहले ते एक्सप्लोजिव असतात, काय म्हणतो आपण त्याला, डायनामाइट है ना, वो विहीर डोंगर फोड़ण्यासाठी यूज केले जातात ते, ठीक है, उसकी डिस्कवरी की थी। तो उसका बेसिक पर्पस ये था कि लोगों को मतलब जो माउंटेन है उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने थे। तो इसने क्या किया था? वो एफर्ट्स नहीं लेने चाहिए, इसलिए ये डायनामाइट का एक्सप्लोजन का डिस्कवरी का पार्ट किया था। बट लोगों ने क्या किया? उसका यूज करके बॉम्ब फोड़ने लगे। समझ में आ रहा है ना? तो त्याला खूप जास्त पश्चाताप झाला की माझ्या इन्व्हेन्शननी जगाची वाट लावली, म्हणून त्यांनी काय केलं? जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी उसको इस प्राइस के फॉर्म में उसने क्या बोलेंगे हम उसको दे दिया। ठीक है, कि जो भी वर्ल्ड के अच्छे के लिए काम करेगा उसको क्या करना है? हर साल आपको प्राइज देना है। ठीक है, तो इस तरह से नोबेल के साथ भी होता। आइंस्टाइन की भी सेम सिचुएशन है। उसने एक्सप्लेन किया था कि अगर हम मास को डिस्ट्रक्ट करेंगे तो हम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट कर सकते, जनरेट कर सकते। बट लोगों ने क्या किया? इसका एटम बॉम्ब बना दिया। ठीक है, अब ये एटम बॉम्ब होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, इससे रिलेटेड सबसे पहले डिस्कवरी की थी बाय ऑटो हान एंड स्ट्रासमन। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर की थोड़ा सा बैकग्राउंड बोलता हूँ कि जब ऑटो हान एंड स्ट्रासमन ने सक्सेसफुली रिएक्शन एग्जीक्यूट की, उसके बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। एंड हिटलर ने क्या किया? फिनलैंड, ग्रीनलैंड, ये कंट्रीज मालूम है अगर ज्योग्राफी पढ़ी है तो, है ना, रशिया मतलब यूरोप के बाजू में और उस साइड में, हमारे साइड में नहीं, अपोजिट साइड में ये कंट्रीज आती है, वहाँ पे सीक्रेट लैब बना दी जहाँ पे उसको एटॉमिक वेपन्स बनाने थे। उसके बाद में उसने जो डिस्ट्रक्शन शुरू किया, पोलैंड, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, इन सबको मतलब एकदम डिस्ट्रक्ट कर दिया। लेकिन फिर भी उस केस में यूएस जो था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर रहा था, क्योंकि ये सारे लोगों को डर था कि अगर हिटलर ने एटम बॉम्ब बना दिया तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये एटम बॉम्ब बनाने का जो प्रोजेक्ट था, अब तक का वर्ल्ड का सबसे प्रोजेक्ट माना गया है, जिसमें यूएस, कनाडा, फ्रांस, इंग्लैंड एंड उसके साथ में रशिया नहीं था। ठीक है, ऐसे 4 कंट्रीज थी जो साइमल्टेनियसली वर्क कर रही थी। ऐसे बोला जाता है कि मोर देन 126 से ज़्यादा प्लेसेस पे इसके रिलेटेड एक्सपेरिमेंट चल रहा था। एंड मोर देन 5200 जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो डायरेक्ट यहाँ पे इन्वॉल्व थी। एंड मोर देन 1 लाख साइंटिस्ट सेम कंसेप्ट के ऊपर वर्क कर रहे थे एक एटम बॉम्ब बनाने के लिए। ठीक है, तो फिर वहाँ पे क्या हुआ आपको मालूम है? किसने किया था डिस्कवर एटम बॉम्ब? फिर नहीं, इससे रिलेटेड कौन? एनरिको फर्मी।
बर ल्यूनर लेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है ना यूएस में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो चल रहा था उसको बोला गया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट? मैनहट्टन प्रोजेक्ट। तो कोई एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट में वर्क करने वाले सब लोगों को उसको क्रेडिट दिया जाता है। तो ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट में सबसे पहले एटॉमिक वेपन बनाए गए थे, ठीक है। अब ये एटॉमिक वेपन मतलब होता क्या है, एटम बॉम्ब होता क्या है, उसके लिए बेस्ट जो मटेरियल हम यूज कर सकते हैं यो है यूरेनियम 92-235, यूरेनियम 92-235। अब यूरेनियम मालूम है सबको, कहाँ पे होता है यूरेनियम? पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे आता है ये पीरियोडिक टेबल में? 92 एटॉमिक नंबर है, मतलब कहाँ पे आएगा? एक्टिनाइड्स में आएगा। कहाँ पे आएगा? एक्टिनाइड्स में। जब हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे तभी मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया था कि होता क्या है, सारे न्यूक्लियंस को पकड़ के रखने के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे अनेबल होता जाता है। एंड 82 के बियॉन्ड जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होते हैं मतलब उनका न्यूक्लियस को पकड़ के रखने के लिए एबल नहीं है, परेशान है। समझ में आ रहा है? उसी तरह का यूरेनियम का एक आइसोटोप आता है 92-235। अगर हम इस परेशान रहने वाले न्यूक्लियस में मतलब यूरेनियम 92-235 जो अनस्टेबल है उसमें अगर हम एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कर देंगे, इसके न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन अगर हम डाल देंगे, फना मूवी बघितली का आमिर खानची फना? नाही? अरे पिक्चर वगैरे बघत नाही तुम्ही? व्हेरी गुड, सोडून द्या मग, ठीक है। तो वहां पे अगर हमने एक न्यूट्रॉन यहाँ पे यूरेनियम में ऐड कर दिया तो उससे क्या होता है, इसका कन्वर्जन 92-236 में होता है एंड इट इज मोस्ट अनस्टेबल एलिमेंट। फिर इसके बाद में क्या होता है, इसकी अनस्टेबिलिटी इतनी बढ़ती है कि ये खुद को क्या करता है? स्प्लिट करता है। खुद को क्या करता है? डिवाइड करता है इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन। वेरी गुड, ठीक है। एक बेरियम बनाता है, दूसरा क्रिप्टॉन बनाता है एंड बेरियम एंड क्रिप्टॉन के कन्वर्जन के साथ में ये एक्सट्रीमली ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी लिमिट इवॉल्व करता है, लिबरेट करता है अराउंड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी आती कहां से है? इसके यूरेनियम 92-236 का मास लेंगे एंड इसके डॉटर जो है, प्रोडक्ट जो है, इनके मासेस लेंगे तो वहां पे मास क्या होता है? लेस होता है, कम होता है। एंड जो मास कम हो गया इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है एंड वो डिस्ट्रक्शन कन्वर्जन होता है इनटू ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। एंड वही एनर्जी हम कंसीडर करते हैं जो न्यूक्लियर फिशन में प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। अगर इस न्यूक्लियर फिशन को अच्छे पर्पस के लिए यूज करेंगे तो हम उसको न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है? 10th में था फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है उसमें? अगर स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव करेंगे या फिर स्टेशनरी कंडक्टर के सराउंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड अगर हम वेरी करेंगे तो उससे क्या होता है? करंट इंड्यूस नहीं होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। क्या इंड्यूस्ड होता है? ईएमएफ, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होता है। ये किसने बोला था सबसे पहले? माइकल फैराडे। होता कि नहीं 10th ला है, ठीक है। तो उसी प्रिंसिपल के ऊपर हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। मतलब वहां पे कोई भी पावर प्लांट लेंगे, पावर प्लांट मालूम है? कौन सा मालूम है? न्यूक्लियर तो अभी बोला है मैंने, वो तो शुरू भी नहीं हुआ। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, देन विंड पावर प्लांट, देन सोलर पावर प्लांट। अब सोलर का क्या है ना, सोलर का मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है। सोलर ये फैराडेज के लॉ के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है। फैराडे का लॉ क्या होता है? सिंपल, कोई भी एक कॉइल है, कंडक्टिंग कॉइल, उसमें से करंट नहीं फ्लो हो रहा है एंड इसके सराउंडिंग में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के लिए हमारे पास कौन है? मैग्नेट है। अब मैग्नेट क्या करता है? सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में हमने कंडक्टर रखा तो क्या हो रहा है? यहाँ पे वोल्टेज कितना है? 0 है। मतलब ईएमएफ कितना जनरेट हो रहा है? हो ही नहीं रहा है, मतलब 0 है। इसलिए लाइट ब्लो हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन अगर हम ये मैग्नेट को यहाँ पे अगर इस तरह से मूव करेंगे तो इसके मूवमेंट से क्या होता है? क्या होता है? ईएमएफ भी जनरेट हो रहा है, लाइट भी ब्लो कर रहा है। मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिर इसको जितने जोर से घुमाएंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल एंड उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। ये फैराडे का लॉ था। तो इसके ऊपर वर्क करने वाले जो भी पावर प्लांट्स होते हैं, आपने जो अभी अभी बोले, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? पहले कोल आता है। कोल मतलब कौन? स्टोर्ड केमिकल एनर्जी। उसको हम इग्नाइट करते हैं, किसको देते हैं? पानी को, वाटर को। वाटर का कन्वर्जन स्टीम में होता है। स्टीम क्या होती है? फिर टर्बाइन पे पास होती है ना। काल परवा आपण बघितलं होतं। तो टर्बाइन रोटेट होता है तो उससे क्या होता है?
जो टरबाइन का रोटर होता है वो रोटेट होता है एंड उसके सराउंडिंग में हमने मैग्नेट प्लेस किए होते हैं, तो वहाँ पे अभी जो देखा उसी तरह से ईएमएफ जनरेट होता है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया थर्मल पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक में क्या होता है? डैम बनाते हैं। डैम बनाया मतलब वाटर की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, फिर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, उस वाटर को फिर से पाइप में से पास करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, उसको टरबाइन से पास करेंगे, टरबाइन रोटेट होगा, अगेन सेम मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा। ठीक है, बट हम करते क्या है, ये जो न्यूक्लियर फिशन की रिएक्शन है, मतलब एटम बॉम्ब जो है इसको अगर कंट्रोल्ड मैनर में करेंगे तो हम उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करते हैं, कोल को रिप्लेस करके वाटर का कन्वर्जन स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए ये न्यूक्लियर फिशन में जो एनर्जी लिबरेट हो रही है, जनरेट हो रही है, इमिट हो रही है, इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। समझ में आ रहा है? एंड इसको अगर कंट्रोल मैनर में नहीं करेंगे तो वो क्या बनेगा? एटम बॉम्ब बनेगा। ठीक है, एंड एटम बॉम्ब में क्या होता है, एक तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है एंड इसके साथ में अल्फा, बीटा एज वेल एज गामा, ये रेडिएशंस भी क्या होते हैं, इमिट होते हैं। समझ में आ रहा है? कंट्रोल करू शकतो ना आपण, हे बघ कंट्रोल कसं करायचं की यहाँ पे जो यूरेनियम है जब बेरियम एंड क्रिप्टॉन में कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन के साथ में ये 3 न्यूट्रॉन को इमिट करता है। अब क्या होगा, अब ये 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे इसी तरह से, जाके 3 यूरेनियम के न्यूक्लियस में घुस जाएंगे, उनको भी एक्सप्लोड करेंगे, वहां से हर एक में से 3-3 निकलेंगे, बाजू में घुस जाएंगे एंड ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन चलती रहेगी। लेकिन हमने अगर इस न्यूट्रॉन को रोक दिया तो 3 में से एक ही न्यूट्रॉन को अलाउ करेंगे, 2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो क्या होगा, जो रिएक्शन का रेट है वो कंट्रोल हो जाएगा। इस तरह से हम उसको कंट्रोल करते हैं। समझ में आ रहा है? तो अनकंट्रोल अगर करेंगे तो वहां पे एनर्जी भी इमिट हो रही है, उसके साथ अल्फा, बीटा, गामा ये पार्टिकल्स भी इमिट हो रहे हैं। अल्फा पार्टिकल मतलब कौन होता है, हीलियम न्यूक्लियस। कौन होता है, हीलियम न्यूक्लियस। बीटा पार्टिकल मतलब कौन, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तोच इमिटेड बाय द न्यूक्लियस। एंड गामा रेडिएशन मतलब कौन होता है, हाई प्रोटॉन, मतलब हाई प्रोटॉन नहीं, हाई फोटॉन, हाई एनर्जी फोटॉन्स। कौन से फोटॉन्स, जिनकी एनर्जी एक्सट्रीमली हाई होती। कितनी हाई होती है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपली भिंत आहे का वॉल, या अगर हम पूरी आयन की बना देंगे, एकदम स्टील, कड़क कड़क स्टील, ठीक है, एंड उसमें से अगर गामा रेडिएशंस अगर इधर से पास करेंगे तो उधर जाने वाला जो गामा रेडिएशन है वो पेनिट्रेट तो करता ही है, बट पेनिट्रेशन में उसकी स्पीड में होने वाला जो चेंज है वो भी नेग्लिजिबल होता है। समझ में आ रहा है ना, मतलब ये गामा रेडिएशंस को हम रोक ही नहीं सकते। तो एटॉमिक वीपन्स में, एटॉमिक बॉम्ब में जो डिस्ट्रक्शन एनर्जी की वजह से होता है उससे कई गुना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कौन करता है, ये गामा रेडिएशंस करते हैं। समझ में आ रहा है ना, जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, फिर बाद में क्या हुआ, जैसे हिटलर ने जाके सुसाइड कर दिया, उसके बाद में फिर जापान फॉर्म में आ गया, है ना। जापान ने क्या किया, बड़े बड़े अटैक शुरू कर दिए, उसको रोकने के लिए फिर यूएस ने बोला कि आपको क्या करना है, सरेंडर करना है। मतलब जून में बोला था कि यू हैव टू सरेंडर इन सितंबर, अदरवाइज हम अक्टूबर में आके क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तब जापान के 2 लोग थे, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर सुजुकी एंड उसका प्रेसिडेंट मिस्टर हीरो। तो हीरो एंड सुजुकी सुन नहीं रहे थे उनकी बातें, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ, 26 जुलाई 1945 को मैनहट्टन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। व्हाइट हाउस में न्यूज़ आ गई कि हमारे पास अभी एटॉमिक वेपन है, एटम बॉम्ब हमने बना दिया। कब, 26 जुलाई में। फिर उन्होंने अगेन जापान को अलर्ट किया 1 अगस्त को कि रुक जाओ, अदरवाइज हम अटैक करेंगे। अगेन हीरो एंड सुजुकी ऐकत नव्हते, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ, 6 अगस्त पे लिटल बॉय आ गया। लिटल बॉय नाव होते बॉम्बचे, पहले गिरा वो लिटल बॉय, बाद में गिरा वो फैटी मैन। समझ में आ रहा है, ये एटॉमिक बॉम्ब जो 2 गिरे थे उसके नेम थे। तो पहले हिरोशिमा पे गिराना ही नहीं था, समझ में आ रहा है ना। वो एटम बॉम्ब कहाँ पे गिराना था, टोक्यो, फुकुशिमा, दूसरे टारगेट थे उनके। बट जब मॉर्निंग में 4:30 AM पे यूएस के एयरक्राफ्ट लिटल बॉय को, मतलब एटम बॉम्ब को लेके जापान के ऊपर आ गए, तो फॉग इतना ज़्यादा था की वहाँ पे नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा था। ते 1-1.5 तास ते फिरले, बट त्यांना लोकेटच झालं नाही त्यांचं डेस्टिनेशन, म्हणून परत निघाले। मिशन अबॉर्ट, वापस जाना है, वापस जा रहे, जाते जाते क्या हो गई, सुबह हो गई एंड फॉग खुल गया। फॉग खुलने के बाद नीचे सिटी दिख गई एंड उसने ट्रिगर दबा दिया, इसलिए हिरोशिमा पे जाके लिटल बॉय गिरा था। अब कंडीशन ये है कि 1945 के 6 अगस्त में जब पहला एटम बॉम्ब गिरा था तो फर्स्ट 10 मिनट्स में उससे डेथ होने वाले लोगों के नंबर 80,000 से 1,20,000 थे। अब इस नंबर को कंपेयर करो, 1945 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 35 CR, 35 करोड़। अब कितनी है, 135 करोड़। कळालं ना। अब जापान जो है वर्ल्ड का अकेला देश है जिनका पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट निगेटिव है। बायो में मालूम होगा या फिर पढ़ेंगे आप, समझ में आ रहा है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट निगेटिव है, समझ में आ रहा है ना। तो उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन 35 CR थी, तो जापान कितना कम पॉपुलेशन वाला कंट्री होगा आप इमेजिन कर सकते हैं।
एंड उस टाइम पे जाके इस एटम बॉम्ब ने 10 मिनट में नियर अबाउट 1 लाख लोगों को, समझ में आ रहा है ना, तो उसका डिस्ट्रक्शन अगर आज के डेट में कंपेयर करेंगे तो यही नंबर इंडिया में 1 CR को क्रॉस करेंगे। समझ में आ रहा है ना, इतना ह्यूज डिस्ट्रक्शन ये एटम बॉम्ब कर सकता है। बट ये हो गया, वो तो चले गए, बट उसके बाद में क्या हो गया, ये गामा रेडिएशंस रह गए। अभी गामा रेडिएशंस क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं। समझ में आ रहा है, सबसे बड़ा इंपैक्ट इनका किसके ऊपर होता है, क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन क्या ट्रांसफर होता है, जीन्स ते हेरिडिटी, तो उसके ऊपर ये जाके गामा रेडिएशंस अटैक करते। इसलिए क्या होता है, वहाँ के जो जनरेशन बाद में आ गए तो वो डिफेक्टिव पीसेस थे सब। समझ में आ रहा है ना, कोणाला नाक नहीं, कान नहीं, कोणाला काय नहीं, ठीक है, ऐसे डिफेक्टिव पीस वहाँ पे आ रहे हैं और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, गामा रेडिएशंस था। ठीक है, तो ये इतना लार्ज डिस्ट्रक्शन एटम बॉम्ब करता है एंड ये आया कहाँ से, ये E=mc² से। मतलब देखो, नेचर को हम ऑब्जर्व करते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, मतलब हमने नेचर को ऑब्जर्व किया कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस को कैसे पकड़ के रखता है। फिर हमें समझ में आ गया कि न्यूक्लियस में भी मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये मास डिस्ट्रक्शन एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है एंड वो एनर्जी न्यूक्लियस को पकड़ के रख रही है। उसको समझने के बाद हम क्या करते हैं कि ह्यूमन बीइंग की, मतलब हमारी लाइफ सिंप्लीफाई बनाने के लिए ये ऑब्जर्वेशन अप्लाई करते हैं एंड हमने क्या सिंप्लीफाई बना दिया, एटम बॉम्ब बना दिया। समझ में आ रहा है, तो उसके बाद में ये एटॉमिक वेपन बनाने के लिए रेस्ट्रिक्शन आ गए 1945 के बाद में। यूएस, देन फ्रांस, इंग्लैंड, चाइना एंड रशिया, ये 5 कंट्रीज थी जिनको लाइसेंस मिला कि जो एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं, बेच भी सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं एंड उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। इनको छोड़ के दुनिया के किसी भी कंट्री को ये एटम बॉम्ब बनाने का मतलब लाइसेंस ही नहीं, वो बना ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है, तो इसके अगेंस्ट जाके इंडिया ने सबसे पहले 19 and 17 मई 1974 जब प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, तब हमने खुद का एटॉमिक बॉम्ब बनाया था। ठीक है, अब उसमें भी क्या था, सबसे पहले एटम बॉम्ब बनाने का आइडिया लेके आ गए थे डॉक्टर होमी भाभा। 1944 से वो बोल रहे थे कि दुनिया में ऐसे कुछ तो बन रहा है, हम नहीं बनाएंगे तो हमारा कुछ स्टेटस नहीं रहेगा। बट उनके बातों के ऊपर हम मतलब बिलीव नहीं कर रहे थे। बट तब उसके बाद में जब 1965 में इंडो चाइना वॉर हो गया था, उसमें आपल्याला हरावं लागलं होतं, ठीक है ना, खूप काही नुकसान झालं होतं। ठीक है, तो उसके बाद में गवर्नमेंट ने सीरियसली लिया एंड फिर जाके एटॉमिक वेपन बनाया था। तो इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने ये 5 कंट्री को छोड़ के खुद का एटॉमिक वेपन बनाया था। अब ये 5 कंट्री ने क्या किया था, टेक्नोलॉजी शेयर की थी, बट इंडिया की जो टेक्नोलॉजी किसी ने शेयर नहीं की थी, ये खुद हमने रिसर्च करके डेवलप करके खुद का एटॉमिक वेपन बनाया था। एंड ये एटॉमिक वेपन बनाने का जो हमारा मिशन था, प्रोजेक्ट था, उसको नाम दिया गया था मिशन बुद्धा लाफिंग। क्या था, मिशन बुद्धा लाफिंग। बुद्धा लाफिंग क्यों, बिकॉज गौतम बुद्धा इज द सिंबल ऑफ पीस, शांततेचं प्रतीक आहे। बुद्धा लाफिंग मतलब गौतम बुद्ध हसताय, हसताय म्हणजे काय झालं की शांतता प्रस्थापित झाली। क्यों, क्योंकि अभी इंडिया के पास एटॉमिक वेपन है, मतलब कोई वाइट नजरेनं बघणार नाही। ठीक है, ऐसे उसके पीछे कंसेप्ट थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, चाइना ने पाकिस्तान को बेच दिया, फिर पाकिस्तान ने भी क्या किया, खुद के एटॉमिक वेपन बना दिए। तो अब जाके दुनिया में टोटल 8 कंट्रीज है जिनके पास एटॉमिक वेपन्स है। कौन कौन, पहले 5 लाइसेंस वाले, उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, थर्ड कौन है, नॉर्थ कोरिया, किंग जोंग यूंग, है ना, देखते होंगे उसको न्यूज़ चैनल पे, किंग जोंग यूंग। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया, उसके पास भी क्या है, खुद के एटॉमिक वेपन्स है। एंड उसको छोड़ के इजराइल बोलता है हमारे पास है, बट दुनिया को कोई प्रूफ नहीं मिले, त्यामुळे अपन कन्फर्म नहीं है। एंड पाकिस्तान के AQ खान ने ईरान को टेक्नोलॉजी बेच दी थी। तो ईरान का क्या प्रॉब्लम है, ईरान जब भी एटॉमिक वेपन बनाता है सब कुछ रेडी करता है एंड जब उसकी टेस्ट करनी है, टेस्ट के 1 दिन पहले इजराइल आके उसका पूरा स्ट्रक्चर बिगाड़ देता है। ठीक है, ऐसे उन्होंने 7 to 8 टाइम्स पूरा डिस्ट्रक्शन किया है, क्योंकि ईरान इजराइल बाउंड्री पे है ना, तो इराण को वो सब कुछ करणे देते। ॲटॉमिक वेपन असं त्यांचं ठरतं की उद्या आपण टेस्ट करणार आहे, हे रात्रीतून येतात आणि पूर्ण त्यांची ॲटॉमिक जी काही टेस्ट लॅब असते तीच डिस्ट्रॉय करून टाकतात आणि हर बार जो अटैक करते हैं उसकी मेथड डिफरेंट होती है। समझ में आ रहा है, तो उनको एटॉमिक वेपन बनाने ही नहीं दिया अब तक। अब ये एटॉमिक बॉम्ब के नंबर कितने मालूम है, एक एटम बॉम्ब हिरोशिमा पे गिरा था, उसने क्या किया था, समझ में आ गया आपको, डिस्ट्रक्शन। और वो लिटिल बॉय फैटेमैन थे, मतलब बहुत कम कैपेसिटी वाले थे। अब जो एटॉमिक बॉम्ब है, जैसे कि रशिया के पास सबसे बड़ा एटॉमिक बॉम्ब है, तो जो लिटिल बॉय एंड फैटेमैन था उससे 10,000 टाइम्स हेवियर एटॉमिक बॉम्ब किसके पास है, रशिया के पास है। समझ लगा, 10,000 पटीनं जास्त मोठा, समझ ना, डिस्ट्रक्शन भी क्या होगा फिर 10,000 टाइम्स बड़ा होगा। तो ये एटॉमिक वेपन्स के नंबर सबसे कम नॉर्थ कोरिया के पास है, अराउंड 25 to 35। उसके बाद नंबर आता है इंडिया का, हमारे पास है 95 to 115।
हे नंबर व्हॅरी करतात, काही बंद पडतात, काही चालू होतात, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान के पास है 125 से 135, त्यामुळे पाकिस्तानला घाबरावं लागतं, ठीक है, उनके पास एटॉमिक वेपन हमसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद में चाइना जिसके पास अराउंड 250 एटॉमिक वेपन्स है। उसके बाद फ्रांस एंड इंग्लैंड ईच 350, अराउंड 350 एटॉमिक वेपन्स उनके पास है। उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके पास कितने मालूम है? नियर अबाउट 5688, जवळपास 6000 ॲटॉमिक बॉम्ब आहेत त्यांच्याकडे, कळालं ना। पूर्ण अर्थ आपल्याला डिस्ट्रॉय करायची असेल, कळालं ना, तर 10 मिनिटामध्ये 100-150 जरी फोडले तरी काहीच राहणार नाही। यांच्याकडे किती आहेत? 5-6 हज़ार है, ठीक है। एंड इसके बाद में आता है रशिया, रशिया के पास है 7962, म्हणजे नियर अबाउट 8000 ॲटॉमिक बॉम्बचे नंबर आहे ते, कळालं, यांच्याकडे ऑलरेडी आहेत। बट ये अभी के नंबर है, इनके पास और भी ज़्यादा थे, बट उन्होंने यूएन का सुन के थोड़े पार कम कर दिए थे, समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद में ये एटम बॉम्ब हो गया। उसके बाद में आता है हाइड्रोजन बॉम्ब। अब हाइड्रोजन बॉम्ब की जो रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं एज ए न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। अब फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन में क्या हुआ? हेवी न्यूक्लियाई छोटे छोटे न्यूक्लियाई में स्प्लिट हुआ। फ्यूजन में क्या होता है? छोटे छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन होके लार्ज न्यूक्लियाई बनाते हैं, ठीक है। जैसे सन के सरफेस के ऊपर क्या होता है? सन मालूम है? सन, ठीक है। क्या होता है उसकी सरफेस के ऊपर? हाइड्रोजन गैस होता है। हाइड्रोजन वो कंबाइन होके हीलियम बनाता है। हाइड्रोजन कंबाइन होके क्या करता है? हीलियम बनाता है। एंड इस प्रोसेस में भी क्या होता है? मास का डिस्ट्रक्शन होता है एंड ये मास कन्वर्ट होता है इनटू एनर्जी। समझ में आ रहा है? बट ये हाइड्रोजन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर वर्क करने वाला जो हाइड्रोजन बॉम्ब है, तो इसका डिस्ट्रक्शन कितना है ये हमें अब तक मालूम ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना, कारण फोड़ला नहीं अपन अजून कधी। बट ऐसे बोला जाता है कि हाइड्रोजन बॉम्ब की रिएक्शन जो है उसको ट्रिगर करने के लिए, मतलब उसको स्टार्ट करने के लिए हमें एक ही जगह पे एक ही इंस्टेंट पे एटलीस्ट 4 एटॉमिक वेपन का एक्सप्लोजन करना पड़ता है। कळालं का? इमॅजिन करताय का तुम्ही? 4 ॲटम बॉम्ब एकाच टाइमला एकाच जागेवर फोडल्यानंतर हाइड्रोजन बॉम्बची रिएक्शन स्टार्ट होते। उसके बाद ये कब जाके रुकेगी, कैसे रुकेगी, ये हमें मालूम ही नहीं है, ठीक है। मतलब इसका एक्सप्लोजन कितना है ये अभी मालूम ही नहीं है हमें, इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं हम। एंड इससे रिलेटेड वेरियस प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे चाइना के बारे में सुनते होंगे आप, वो खुद का मून बना लिया उन्होंने, अभी खुद का सन भी बना रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? मून कैसे बना, क्यों बनाया? क्योंकि फिर रात में स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत ही नहीं है। मून क्या करता है? सन से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करके अर्थ के ऊपर सेंड करता है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे मून बना दिया जो पूरा चाइना को कवर करेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, रात में स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत ही नहीं, रात में भी लाइट, ठीक है। वैसे ही उनका प्रोजेक्ट चल रहा है की उनको खुद का सन बनाना है। मतलब इन केस जर हा सन सुट्टीवर गेला किंवा याला कोणी जर घेऊन गेलं, काही जर प्रॉब्लेम झाला, आपल्याला थांबायची गरज पडायला नको म्हणून ते स्वतःचा सन बनवता है, ठीक है। एंड कैसे बनाएंगे उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब ये हाइड्रोजन बॉम्ब किसके पास है? नॉर्थ कोरिया के पास चल रहा है उनका एक्सप्लोजन अभी, ठीक है। पहले यूएस एंड रशिया के पास सब कुछ है, उनके पास नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन दोनों के पास लीगल है, सबको मालूम है हाइड्रोजन बॉम्ब है करके, ठीक है। चाइना भी ऐसे बोलता है कि उनके पास है। एंड इंडिया का ऐसा है कि जब 11th एंड 13th में 1998 में परमाणु मूवी बघितली का, उसमें जो दिखाया गया था ना, तो हमने दुनिया को ऐसे बोला था कि हमने आमचे ॲटम बॉम्ब चालू आहे की नाही ते चेक केलं, बट हमने क्या किया था, हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया था। कोणाला सांगू नका, आपण सांगितलेलं नाही ते, ठीक है ना। दुनिया को क्या बोला था हमने कि हम एटम बॉम्ब टेस्ट कर रहे हैं, पहले के चालू या बंद है, बट हमने क्या किया था, हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया था। मतलब इंटरनल न्यूज़ ऐसी है कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब है, त्यामुळे जास्त घाबरायचं नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे न्यूक्लियर वेपन्स कैसे वर्क करते हैं, क्या करते हैं, ये हमारे सिलेबस के पॉइंट है। समझ में आ रहा है ना? 1 बाय 1 जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो टॉपिक में हमें ये सारी बातें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड, उसमें हमें इस तरह के सिलेबस के जो पॉइंट है बस वो इंट्रोड्यूस करके दिए, ठीक है। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हो गए, उसके बाद प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बाद E = mc² एंड उसके ऊपर वर्क करने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन। अभी एकदम शॉर्ट में इंट्रो था, जब टॉपिक आएगा रिस्पेक्ट में तब एक्चुअल प्रोजेक्ट कैसे वर्क कर रहा था, डिवाइस क्या होता है, कैसे होता है, हिमांशु वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट हमें जो है सिलेबस में लास्ट में पढ़ना है, लास्ट के टॉपिक ये मॉडर्न फिजिक्स के। अब कम टू द पॉइंट, कल हमने ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन शुरू किया था, सब लोगों ने वैल्यू प्रिपेयर कर ली, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल प्रिपेयर किया, यस नो?
हे करना आहे, रोज का रोज करना आहे, ठीक आहे ना. आता 9-10 सारखं रिलॅक्स राहू नका. एक दिवस तुम्ही प्रिपेअर नाही तरी केलं, लक्षात घ्या, बाकीच्यापेक्षा कॉम्पिटिशनमध्ये आपण मागं पडणार एक दिवस. हिमांशू स्टँडअप. साइन 30, साइन 0, साइन 90, साइन 45, साइन 60, असं नहीं सांगायचं. साइन 30 की वैल्यू कितनी है? हाफ, मतलब 1/2. वेरी गुड, सिट डाउन. पार्थ, tan 45. क्या पॉइंट में बताना है, फ्रैक्शन में बताना है, दोनों भी चलेगा, बट मालूम होना चाहिए. जैसे √3/2 हम बोलते हैं, बट कैलकुलेशन में हमें उसको क्या पुट करना है? 0.86. पार्थ, tan 45. बघितलंच नाही, काय बघितलं? व्हॅल्यू बघितली का? बरं. cos 90. व्हेरी गुड, cos 90 0 करेक्ट आहे. रितेश, sin 5π/2. π/2 -1. कैसे सीक्वेंस थी? sin 0 0, sin π/2 +1, sin π 0, sin 3π/2 -1, sin 2π 0, तो sin 5π/2 +1 ना रे, 0 +1 0 -1, ये सीक्वेंस है, ठीक है. सिट डाउन. अभी tan 60 1/2. स्वामी, √3 मतलब कितना? 1.7. सिट डाउन. गायत्री, tan 40. नहीं, ऐसे नहीं बोलने का. 1/√3 मतलब कितना था? 0.6. tan 45 कितना है? 1. तो 0.6 एंड 1 इनके इन बिटवीन 0.75 बोलो, 0.8 बोलो, उसको करेक्ट ही बोलना पड़ेगा, ठीक है. सिट डाउन. श्रुति, cos 30. नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? सिट डाउन. तू सांग का बरं? अजून सुरू नाही झाला का अभ्यास? नाही, असं नाही. पहिली प्रायोरिटी आपल्याला आजच्यासाठी, कळालं ना. त्यानंतर जो टाईम मिळतो त्याच्यामध्ये मागचं पेंडिंग वर्क कंप्लीट करणार. नाव काय बेटा? हर्षदा, स्टँडअप. नाही केलं. तू नाव काय तुझं? वेदांती. वेदांतिका, फक्त वेदांती. तू पण नाही केलं प्रिपेअर. बरं. रितेश, sin 65. sin 91 है ना, तो sin 65 कितना होगा? 0.9 होगा, क्योंकि sin 60 कितना था? 0.86. वेरी गुड, सिट डाउन. उसके बाद में ये वैल्यूज हमने देखी थी. विवेक, स्टैंड अप. tan 60 √3 मतलब 1.7. सिट डाउन. ठीक है. देखो, ये टेबल लर्न करना है, ये सगळे 9-10 है, बट उसके बाद में जो कल हमने देखा था, जैसे कि रैंडम कोई भी एंगल देंगे, tan 25 डिग्री, बोलो कितना आता है? ये प्रैक्टिस करनी बेटा इसकी, क्योंकि हर बार जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें रैंडम एंगल्स आएंगे. 0.4 0.5 कुछ भी बोलो चलेगा, 4-5. उसके बाद में रेंज समझ में आनी चाहिए बस क्या होगी. ठीक है. देन साइन ऑफ 80 0.9 9995 96 ऐसे नंबर आएंगे. ठीक है. उसके बाद में अगर आपको बोला है tan 10 0.1 0.2 0.3 इस तरह से कोई भी ले सकते हैं आप. ठीक है. हो जाएगा फिर ये. बट ये कब होगा? अगर टेबल ऐसे थिंक करना नहीं पड़ा तो टेबल प्रिपेयर करना है. ठीक है. कितनी सोपा है बघा. साइन के लिए ऊपर के एंगल तो मालूम है, 0 30 45 60 90. वैल्यूज 0 1/2 1/√2 √3/2 1 1/√2 मतलब 0.7 √3/2 मतलब. अभी ये लर्न करने की नहीं है ना, लेकिन 1/√2 कैलकुलेट करेंगे हर बार तो क्या होगा? 1/√2. फिर √2 कितना होता है? 1.414. यहाँ पे आके अटक गए रहेंगे, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? समझ में आ रहा है ना. तो इसलिए मैंने डायरेक्ट व्हॅल्यू लिख के दी है. ठीक आहे. आपल्याला लर्न नाही करायची, ते कॅल्क्युलेट करूनच ठेवलेत आपण, बट हे सगळ्या स्टेप्स आपल्या सेव्ह होतील. ठीक आहे. 1/√2 कितना था? 0.7. ठीक है. कॉस के लिए उल्टी सिक्वेंस, cos 0
1 cos 30 0.86 cos 45 0.7 cos 60 0.5 cos 90 0 tan 45 1 tan 30 0.6 tan 60 1.73 मतलब √3 आता है, ठीक है। तो उसके बाद में हमने क्वाड्रेंट की बातें की थी कि साइन के जो वैल्यूज है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, देन कॉस के लिए नहीं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए साइन पॉजिटिव, थर्ड के लिए एंड लास्ट वन के लिए कॉस पॉजिटिव, ठीक है। ये किस लिए काम में आता है, देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें जो एंगल दिया है वो इस तरह से देते हैं साइन ऑफ 120, साइन ऑफ 120। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कभी कभी हमें दिया जाता है कॉस ऑफ 150, कभी कभी दिया जाता है tan ऑफ 180 या फिर 120। साइन 60 प्लस साइन 60 तो कितना होगा साइन 60, मुझे पार्थ ला म्हणायचं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 60 प्लस साइन 60 तो कितना आएगा ये 0.86 प्लस 0.86 कितना हो गया 1.92 अराउंड 1.92, बट साइन एंड कॉस नेवर बी ग्रेटर देन 1, कैसे चलेगा फिर, मतलब ऐसे नहीं करना है। -√3/2 साइन 120, वेरी गुड, कैसे कसं केलं सांग, प्रोसेस काय केली, असं डायरेक्ट मनाने काही पण, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एकदम सिंपल प्रोसेस है, क्या है, एकदम सिंपल प्रोसेस है। क्या करना है हमें, ये जो एंगल है 120 इसको हमें स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है, इसको हर बार हमें ऐसे स्प्लिट करना है, साइन ऑफ 90 प्लस कितना आएगा ये 30, समझ में आ रहा है। अब 90 मतलब कौन होता है, 90 मतलब π/2 होता है, समझ में आ रहा है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ π/2 प्लस 30 ऐसे लिख सकते हैं ना। उसी तरह से अब cos ऑफ 150 है, इसको कैसे स्प्लिट करेंगे बोलो, नाइन्टी एंड 60 मतलब क्या आएगा, cos ऑफ 90 प्लस ये बनेगा 60 एंड फिर से 90 को हम क्या लिखते हैं π/2 लिखते हैं, तो ये क्या बनेगा π/2 प्लस 60। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। उसी तरह से tan 120 है, क्या होगा सिंप्लीफिकेशन 90 प्लस 30 यानी कि ये बनेगा tan ऑफ π/2 प्लस 30, ये क्लियर है। एक तो हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर अल्टरनेट मेथड हमारे पास ऐसी भी है कि ये जो साइन 120 था, साइन 120 था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं साइन ऑफ 180 माइनस 60, दोनों भी 120 आएंगे और दोनों भी लिख सकते हो आप, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यानी कि ये क्या बनेगा, साइन ऑफ पाई माइनस 60। उसी तरह से ये जो कॉस वाली वैल्यू थी, कॉस ऑफ 150, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, कॉस ऑफ 180 माइनस 30, तो ये कितना बनेगा, कॉस ऑफ, क्लियर है ये भी। या फिर हम यहां पे tan को क्या लिख सकते हैं, 120 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60, मतलब कि कॉस नहीं रे, tan पाई माइनस 60, यानी कि इनको बोला जाता है अलाइड एंगल्स। क्या बोला जाता है, अलाइड एंगल्स। अब ये 9th-10th में था आपको, बट शायद से रिड्यूस हो गया होगा, आई डोंट नो, तो ऐसे एज्यूम करते हैं कि आपको था ही नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो नई कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं कि जब हमारे एंगल्स बियॉन्ड 90 होंगे तो उसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, एक तो π/2 प्लस माइनस की टर्म में, नहीं तो पाई प्लस माइनस की टर्म में, समझ में आ रहा है ना। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, तो उसके लिए देखो, जब भी साइन आएगा π/2 प्लस माइनस थीटा, तो ये रहेगा कॉस थीटा,
अगर यहाँ पे cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा आ गया तो ये क्या रहेगा, साइन थीटा। अगर यहाँ पे tan ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा आ गया तो ये कौन होगा, कॉट ऑफ थीटा। हे लक्षातच ठेवायचे, समझ में आ रहा है ना। कहीं पे भी अगर साइन के साथ पाई बाई 2 प्लस माइनस जो भी थीटा है उसको डायरेक्ट हम कॉस थीटा लिखते हैं, या फिर अगर कहीं पे साइन ऑफ पाई माइनस थीटा ऐसे दिख रहा है तो उसका मतलब होता है साइन ऑफ थीटा। मतलब पाई बाई 2 में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टैन का कॉट होगा, समझ में आ रहा है। बट अगर साइन ऑफ पाई माइनस थीटा ऐसे अगर दे रहे तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ पाई अगर है तो साइन का कॉस नहीं करना है, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, समझ में आ रहा है। तो जो आपको सिंपल लगता है वो सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो। तो ये बनेगा कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा, ये प्लस माइनस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद में अगर ये टैन ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा है तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली टैन ऑफ थीटा। ये होते हैं अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले। जास्त वर डोक्याच्या जाते हैं, एकदम सिंपल रूल है। देखो ब्रैकेट में अगर पाई बाई 2 प्लस थीटा है तो साइन का कॉस कर दो, लेकिन पाई प्लस थीटा है तो साइन का साइन ही रहने देना है, ठीक है। अब उसकी वैल्यूज कैसे चेंज होती है देखते हैं। लिहिता आहे का, नंतर लिहिलं तर चालेल, पहले मी सांगतो ते कसं समजून घ्या। अब यहाँ पे हमने जो वैल्यू देखी, अब ये कौन है, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब थीटा कौन है यहाँ पे, 30, कॉस 30। अब कॉस 30 मालूम है हमें कितना होता है, कॉस 30 √3/2 मतलब कितना, 0.86। तो ये आ गया √3/2, इसका आंसर समझ में आ गया। उसी तरह से मैंने साइन 120 को यहाँ पे सिंप्लीफाई किया था, 180 माइनस 60 मतलब पाई माइनस 60। अभी का फॉर्मूला क्या बोलता है, ये क्या बनेगा, डायरेक्ट साइन का कॉस नहीं होगा, साइन ही रहेगा, तो साइन 60 कितना है अगेन, √3/2 है। तो ये कितना बनेगा फिर, √3/2 यानी 0.8660। देखो दोनों वैल्यू सेम या डिफरेंट है, सेम है। इसका मतलब आप सिंप्लीफाई करते टाइम पाई बाई 2 प्लस माइनस करो या फिर पाई प्लस माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट इसमें हमें हेल्प करेंगे क्वाड्रेंट। कल याद है क्वाड्रेंट देखे थे हमने। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ पे होता है, 0 to 90, सेकंड क्वाड्रेंट 90 to, थर्ड क्वाड्रेंट 270, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट 360। यहाँ पे कौन है, सब पॉजिटिव। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, एंड यहाँ पे। अब इसका कैसे यूज होता है देखो, हळूहळू मी खूप आज नाही, आपण हे 2-4 दिवस डिस्कस करणार आहे। आज 100% क्लियर नहीं झालं, काहीच प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे, पहला एंगल कितना है, 120 है। तो ये 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट या थर्ड, सेकंड में आएगा। कळालं ना, मी कन्फ्यूज करतोय त्यात कन्फ्यूज नहीं व्हायचं। 90 तक है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 120 कहाँ पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है निगेटिव है, इसका मतलब ये जो वैल्यू हमें मिली है इसको हम क्या लेंगे, प्लस √3/2। ये भी क्या रहेगा, प्लस √3/2। क्लियर है। अब आगे जाते हैं। cos 150 था, कौन है अभी, cos 150। अब cos 150 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन छोड़ के सारे नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब cos 50 की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, पाई बाई 2 प्लस 60 लिखा है, मतलब इसको हम क्या लिखते हैं, साइन 60, नहीं साइन 60 लिखते हैं ना। मतलब पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब साइन थीटा होता है। थीटा कौन है यहाँ पे, 60, तो ये क्या बनेगा, साइन 60। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, इसलिए जो साइन 60 की वैल्यू है वो बस माइनस में रहेगी। सो इट विल बी माइनस ऑफ √3/2। तो ये क्वाड्रेंट का यूज है, ठीक है। उसके बाद में ये कौन है, tan 120, कौन सा क्वाड्रेंट है, तो वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, निगेटिव होगी। समझ में आ रहा है। तो दो चीजें आज लेक्चर में आपको, आज के लेक्चर से याद रखनी। पहली, कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। दूसरा, अगर ब्रैकेट में पाई बाई 2 प्लस थीटा है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन। अगर पाई प्लस माइनस थीटा है तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, रहेगा याद। देखो अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मुझे बोलो कि आपको दिया है साइन 150, तो पहले ये पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आपको बोला है कॉस ऑफ 120, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा,
अगर आपको दिया है tan ऑफ 300, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? क्योंकि 300 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको बोला गया है कि cos ऑफ 160, पॉजिटिव निगेटिव, ये तो क्लियर हो गया। फिर कहाँ से आएगा? क्वाड्रेंट से। पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव, तीसरे में सिर्फ, एंड लास्ट वन में सिर्फ। अब वैल्यू फाइंड करना एकदम इजी। देखो, अगर हमें साइन ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा करना है तो क्या आएगा? इक्वल टू कॉस थीटा। अगर हम कॉस ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा कर रहे हैं तो वो क्या आएगा? साइन थीटा। अगर वहीं पे साइन ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा कर रहे हैं तो कौन होगा? कॉस नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, ठीक है। कौन होगा? साइन थीटा होगा। एंड अगर हम यहाँ पे कॉस ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा कर रहे हैं तो कौन रहेगा? कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक है। टैन का हमें इस प्रोसेस में यूज नहीं करना होता है, बेसिकली डिस्कशन होता है अबाउट साइन एंड कॉस ओनली, ठीक है। तो कंडीशन क्या है? ब्रैकेट में π/2 प्लस माइनस थीटा आ रहा है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, एंड पाई प्लस माइनस थीटा आएगा तो साइन का साइन, कॉस का कॉस। क्लियर है? अब देखो इसके एग्जांपल्स लेंगे। जैसे कि आपको बोला है कि साइन 200 है, पहले पॉजिटिव है निगेटिव है? पटकन निगेटिव है, वेरी गुड। स्प्लिट कैसे करेंगे? अब इसको π/2 तो नहीं ले सकते, क्या लेना पड़ेगा? पाई लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? पाई। पाई मतलब कितना? 180, तो ये कितना बनेगा? 180 प्लस 20, मतलब ये क्या बनेगा? साइन 20, बट कौन सा साइन 20? माइनस, क्योंकि 200 कहाँ पे जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी क्या है? निगेटिव है, ठीक है। उसी तरह से अगर ये कॉस ऑफ 150 होता तो क्या होगा? कॉस 150 मतलब कॉस 150 पॉजिटिव निगेटिव? निगेटिव होगा, ठीक है। स्प्लिट कैसे करेंगे? कैसे भी करो, अगर इसको पाई के टर्म में करना है तो पाई माइनस 30 लेना पड़ेगा। अब पाई लिया मतलब कॉस का कॉस रहेगा, तो क्या बनेगा? कॉस ऑफ 30। कॉस 30 कितना है? कॉस 30 √3/2। अब प्लस होगा या माइनस? ये बनेगा माइनस, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको बोला है कि साइन ऑफ 160 है, 160 नहीं है, कितना है? 155 है, 165 है, पॉजिटिव होगा। कितना होगा पॉजिटिव? 165 है, तो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे? पाई माइनस कितना करना पड़ेगा? पाई मतलब 180, 180 में से कितने जाने के बाद 165 बचेंगे? 25, 15, कितने? 15, तो ये पाई माइनस 15, मतलब ये क्या रहेगा? माइनस ऑफ साइन 15। अब साइन 15 कैसे निकालना है मालूम है आपको? कितना होगा रेंज अप्रोक्सीमेट? साइन 15, साइन 0 कितना है? 0, साइन 30 0.5, 0.2 होगा। प्लस या माइनस? नहीं ना, प्लस होगा ना। पार्थ कहीं पर समझोगा? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला है कॉस ऑफ 135 है, कॉस ऑफ, बोलो अब कितना होगा? नेगेटिव होगा, ये तो क्लियर है। कितनी होगी वैल्यू? पाई माइनस 55, 45, कितना होगा? कॉस ऑफ पाई माइनस 45। अब 45 है मतलब डायरेक्ट यहाँ पे कौन आएगा? कॉस 45। कॉस 45 कितना है? 1/√2, मतलब 0.7, बट ये प्लस होंगे या माइनस? माइनस होंगे। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अभी समझ में आती है बट बाद में भूल जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्वाड्रेंट एंड ये पार्ट, ठीक है, ज़्यादा प्रिपेयर करना ही नहीं है। π/2 आ गया तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, एंड पाई आ गया तो साइन का साइन, कॉस का कॉस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, वेरी गुड, ठीक है। तो इसके बाद आज हम फिजिक्स का हमारा मेजरमेंट का न्यू पॉइंट पढ़ेंगे। राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 50 की लिस्ट कंप्लीट है ना हमारी? सब फॉर्मूले प्रिपेयर कर रहे हैं ना? एक आध दिन ओरल लूंगा, प्रिपेयर नहीं होंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? पनिशमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए प्रिपेयर करके रहो। हिमांशु, सब हो गए ना प्रिपेयर? सगळे चालू नको ठेवू तू, थोडी थोडी चालू ठेव, ठीक आहे. सगळे झाले पाहिजे. आज फ्रायडे, कल सॅटरडे, उसके बाद संडेला दिवसभर हॉलिडे असतो तुम्हाला. दिवसभर काय करायचं? सगळे फॉर्म्युले परत एकदा लिहून बघायचे, ठीक आहे. राहू दे, काही नाही होत. नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड.
लिख लिया। एकदम सिंपल कंसेप्ट देखो, लेकिन इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अब यह ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की कंसेप्ट आई कहाँ से, उसका बैकग्राउंड रीजन समझो पहले। होता क्या है देखो, हम फिजिक्स में जो कुछ भी पढ़ते हैं उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। जैसे फर्स्ट डे से हम देख रहे हैं कि क्या करना है हमें, जो विजिबल है उसको भी पढ़ना है, जो इनविजिबल है उसको भी पढ़ना है, जो टेंजेबल है उसको भी पढ़ना है, जो इनटेंजेबल है उसको भी पढ़ना है, जो बायोटिक है उसको भी पढ़ना है, जो अबायोटिक है, मतलब सब कुछ पढ़ना है। उसी के अकॉर्डिंग हमारा फिजिक्स का जो स्कोप है उसमें हमें मैक्रोस्कोपिक बॉडी को भी पढ़ना पड़ता है, एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक बॉडी को भी पढ़ना पड़ता है। अब मैक्रोस्कोपिक मतलब जिनको हम देख सकते हैं, जिनके साथ हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, उनको बोला जाता है मैक्रोस्कोपिक बॉडी। जैसे पेन है, चेयर है, बेंच है ना, ये रूम है, बोर्ड है, ये सब क्या हो गया, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज हो गई। माइक्रोस्कोपिक मतलब जो है लेकिन जिनको देख भी नहीं सकते, डील भी नहीं कर सकते। जैसे इलेक्ट्रॉन पकड़ के ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन है, देख नहीं सकते हम, समझ में आ रहा है, तो वो क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक हो गया। तो फिजिक्स में हमें ये माइक्रो से लेके मैक्रो तक सब कुछ डिस्कस करना पड़ता है। इसकी रेंज अगर फॉर एग्जांपल देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। हमें इसको मेनी टाइम्स यूज करना है कैलकुलेशन में, इसके बारे में बहुत बार डिस्कस करना है। 10 की पावर -31, एंड उसके बाद में मैंने आपको बोला था अर्थ का मास कितना है, सन का मास 30, एंड हमारे यूनिवर्स का मास काय मीच काढलं होती अपन केले बेटा कैलकुलेट थे, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया था उसकी भी मेथड से, बट आगे आएगी, ठीक है। तो यूनिवर्स का मास कितना है, 10 की पावर +54 से लेके +56। रेंज समझ में आ रही ना, मतलब -31 इतना छोटा है उसको भी हम पढ़ने वाले हैं, एंड +56 इतना बड़ा है उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए हम लेके आते हैं कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब इसमें क्या होता है कि ये जो डिजिट है ना वो कुछ काम के नहीं होते, उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, हमें बस कंपेयर करनी पड़ती है 10 की पावर, और उसको कंपेयर करने के लिए हम एक रिलेशन लेके आते हैं, और रिलेशन होता है इस तरह से a इंटू 10 की पावर b। किसी भी नंबर को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, किस फॉर्मेट में, a इंटू 10 की पावर b, किस फॉर्मेट में, a इंटू 10 की पावर b। एंड a जो होगा वो ऑलवेज हमें रखना है 0.5 से बड़ा एंड 5 से छोटा, इक्वल होगा तो भी चलेगा। तो उस केस में जो b आता है तो इस b को बोला जाता है एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कैसे, अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। हमें इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये इधर का जो नंबर है 9 है, इसको इस रेंज में लेके आना पड़ेगा। कैसे लेके आ सकते हैं, सिंपल, मुझे 9 को लिखना पड़ेगा 0.91। अब ये 0.91 आ गया, मतलब ये 0.5 से बड़ा हो गया, मतलब इस रेंज में आ गया, ये करो तो ना, 0.5 से बड़ा चाहिए, 5 से छोटा चाहिए, तो 0.91 कैसा हो गया, 0.5 से बड़ा हो गया। लेकिन हमने डेसिमल शिफ्ट किया, कितने डिजिट से, राइट में या लेफ्ट में, तो +1 आएगा, इंटू 10 की पावर -31 पहले से थी, तो अब जाके ये क्या बनेगा, 0.91 इंटू 10 की पावर -30। कितना बनेगा, 0.91 इंटू 10 की पावर -30। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हुआ, -30 हो गया। इस 10 की जो पावर है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कितनी हो गई ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, 10 की पावर -30 हो गया। अब ये अर्थ का मास है, यहां पे बोलो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितनी है, 5 पेक्षा मोठा आहे, त्यामुळे डायरेक्ट घेऊ शकतो का आपण, नाही, मग आपल्याला काय करावं लागेल, याला 0.6 लिहावं लागेल। तो जब ये 0.6 बनेगा, 10 की पावर +1 पहले से कितनी थी 24, अब जाके बना 0.6 इंटू 10 की पावर 25, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे सन का मास है, इसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्योंकि 2 ऑलरेडी 0.5 से बड़ा है, 5 से छोटा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -27। आपको एक नंबर दिया है 600 इंटू 10 की पावर +4, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड
7 6 7 सॉरी 7 करेक्ट है, इधर 4 दिए ना, तो क्या करना पड़ेगा 0.6 लिखना पड़ेगा। तो डेसिमल 3 डिजिट से शिफ्ट हुआ तो क्या आएगा +3 एंड +4 पहले से था, तो 4 + 3 कितना आ रहा है अब 0.6 इंटू 10 की पावर 7, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया 7, ठीक है करेक्ट है। उसके बाद में आपको एक नंबर दिया है 0.00000000008, इसका चाहिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। 0 काउंट करके दूँ, हाँ 3 3 3 +2 मतलब 11, 10 -11 कितना होगा -11 विवेक -11 कैसे, इसको 8 नहीं बना सकते हम, 0.8 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 8 बना दिया तो 5 से बड़ा हो जाएगा। तो 0.8 बनाने के लिए डेसिमल शिफ्ट हो रहा है बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 की पावर कितनी आ गई -11, तो -11 बन गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए कंडीशन क्या होती है, बस लिखना है कि आपको बोर्ड पे, ये पहले की बात है कुछ, ये ट्रिग्नोमेट्री हो PDF तर येणारच आहे, त्यात काय डाऊट नाही। PDF लिहिता का आपण PDF मधून, चलो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करो। नेक्स्ट नंबर क्या लिया, नेक्स्ट नंबर 0.6 इंटू 10⁻³ -34, -34 क्या हो गया डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। उसके बाद 5000 माइक्रोमीटर है, 5000 माइक्रोमीटर, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, माइक्रो मतलब -6, फाइव चालतं, 5000 माइक्रोमीटर है बराबर, तो 5000 मतलब 5 इंटू +3, माइक्रो मतलब -6, 5 इंटू 10 की पावर -3, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया -3, प्लस माइनस अभी साइन अपोजिट है तो सब्सट्रैक्शन करनी होती है, ठीक है। किलोमीटर, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चाहिए। -4, ये किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। -1 कैसे, देखो किलोमीटर था तो हम क्या लिखेंगे 0007, किलो मतलब +3 मीटर, ऐसे लिखेंगे। अब +3 मतलब डेसिमल 1 2 3 डिजिट से शिफ्ट होगा, तो नंबर है 0.07 मीटर, बट 0.07 चलेगा क्या, नहीं, हमें 0.6 कल आते टाइम जो भी फॉर्मूले अभी लिख के दिए वो प्रिपेयर करके आओ, एंड कल सैटरडे, तो कल जो है पूरे 1 to 50 सारे फॉर्मूले जो है मैं रिवाइज करके देने वाला हूँ, उसके डायमेंशंस हमें फिर से फाइंड करने हैं, एंड एट द सेम टाइम फिर आपके ओरल भी होगी, तो इसलिए प्रिपेयर करके आओ, ठीक है। नहीं प्रिपेयर हुआ तो फिर ऑन संडे आपको टेंशन देना पड़ेगा, पनिशमेंट देनी पड़ेगी, संडे को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा, ठीक है। 50 झाले